Good morning, students. Today, let's begin with the part 2 video lecture of anatomy of uterus. In part 1 of video lecture of anatomy of uterus, we have already discussed about the gross anatomy of uterus, parts of uterus, and then we already discussed about the supports of uterus. Now, let's begin with the arterial supply, venous drainage, nerve supply, lymphatics, and clinicals of uterus. सो आर्टीरियल सप्लाई का अगर बात करें तो आर्टीरियल सप्लाई में जैसा कि इस फिगर में देख रहे हो आप नाम यूटेराइन आर्टरी. सो टू यूट्राइन आर्टरीज विल सप्लाई द यूट्रस. टू जो मैंने बोला वो दोनों लेटरल यानी एक राइट साइड से और एक लेफ्ट साइड से दोनों तरफ से एक एक यूट्राइन आर्टरी जो कि ब्रांच है किसका एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल इलियक आर्टरी. सो एंटीरियर डिवीजन जो इंटरनल इलियक आर्टरी का है उसका ब्रांच यूट्राइन आर्टरी है जो दोनों राइट और लेफ्ट साइड से यूट्रस को सप्लाई देता है. ये चीफ आर्टरी है जो कि सप्लाई देगा. एंड पार्टली ओवेरियन आर्टरीज भी जैसा कि इस फिगर में देख रहे हो कि ओवेरियन आर्टरी भी हमने ओवरी से पढ़ा था तो ये पढ़ा था कि ओवेरियन आर्टरी के साथ यूट्राइन आर्टरी एनास्टोमोसिस करता है इन मीजोवेरियम. तो वो एनास्टोमोसिस में यहाँ दिख रहा है. तो ये जो एनास्टोमोसिस हो रहा है ओवेरियन आर्टरी कुछ ब्रांचेस देखो आपकी यूट्राइन मतलब यूट्रस में भी देता है. सो अगर डिस्क्राइब करने की बात आए स्पेशली आर्टीरियल सप्लाई ऑफ यूट्रस देन यू हैव टू डिफाइन और you have to write that uterus is mainly supplied by uterine arteries which is a branch of anterior division of the internal iliac arteries and is partly supplied by the ovarian arteries. अच्छा, अब यूट्राइन आर्टरीज की कुछ खासियत या कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स का बात करें तो जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि पहले तो कोर्स देखो आपकी ये जो है वो लेटरल टू मीडियल रन कर रहा है. यूट्राइन आर्टरी दोनों तरफ से लेटरल टू मीडियल रन कर रहा है टुवर्ड्स सर्विक्स और लेटरल टू मीडियल रन करते हुए सर्विक्स के पास जब ये पहुंचता है अप्रोच करता है तो देन इट असेंड्स अपवर्ड्स टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ द यूट्रस. और हमने जब यूट्रस पढ़ा था तो दो लेटरल बॉर्डर्स पढ़े थे तो अलॉन्ग दैट लेटरल बॉर्डर्स ऑफ द यूट्रस ये अपवर्ड्स असेंड करता है. और ये देखो टॉर्चरस है पूरे कोर्स में जब ये असेंड कर रहा है ये टॉर्चरस दिख रही है ये यूट्राइन आर्टरी. और आगे जाके ये जब जहाँ जो हाइलम ऑफ द ओवरीज है उसके पास में ये ओवेरियन आर्टरीज के साथ एनास्टोमोसिस फॉर्म करता है. तो ये तो पूरा कोर्स है इस यूट्राइन आर्टरी का. एंड अलॉन्ग दिस कोर्स ये यूट्रस के बॉडी पार्ट और सर्विक्स पार्ट को देखो ये छोटे छोटे ब्रांचेस से सप्लाई दे रहा है. और ये जो टॉर्चरस है ये आर्टरी ये टॉर्चरस नेचर का गिफ्ट है. अगर क्योंकि जब हमने यूट्रस में अभी डिस्कस किया था पहले तो जब ग्रेविड फीमेल में जब फीटस होगा यूट्रस में ग्रेविड यूट्रस का हम बात कर रहे हैं तो यूट्रस अपने साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा या एनलार्ज होता है. तो उस वक्त ये आर्टरी रप्चर ना हो उस वक्त ये आर्टीरियल सप्लाई मेंटेन रहे इसलिए ये टॉर्चर जो इस आर्टरी का टॉर्चसिटी है वो टॉर्चसिटी इसीलिए है कि वो उस जब वॉल्स ऑफ द यूट्रस एक्सटेंड हो तो भी ये आर्टरी जो है वो रप्चर ऑफ ना हो टीयर ऑफ ना हो और ब्लड सप्लाई जो है वो हिंडर ना हो. नाउ मूविंग ऑन टू वेनस ड्रेनेज. तो जैसा कि आर्टीरियल सप्लाई था वैसा ही वेनस ड्रेनेज है. वेनस ड्रेनेज जो है वो देखो आप प्लेक्सस दिख रहा है ये दोनों तरफ से लेटरल बॉर्डर के अलॉन्ग ही. तो वेनस प्लेक्सस जो है वो लेटरल बॉर्डर के अलॉन्ग यूट्रस के रहता है जिससे जिस प्लेक्सस में वेनस ब्लड ड्रेन होता है और सिमिलरली यूट्राइन वेन और वजाइनल वेन से और प्लस ओवेरियन वेन से फाइनली ये जाके इंटरनल इलियक वेन में ड्रेन हो जाता है. टॉकिंग अबाउट लिम्फेटिक ड्रेनेज. तो लिम्फेटिक्स जो है वो लिम्फेटिक्स को डिस्कस करने के लिए हम यूट्रस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लें तो अच्छा रहेगा. ये जैसा कि डॉटेड लाइन से डिवाइडेड दिख रहा है ये अपर पार्ट हो गया. दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस. दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द यूट्रस या मिडिल पार्ट कहें यूट्रस का. और ये लोअर पार्ट हो गया सर्विक्स. तो अपर पार्ट लोअर पार्ट एंड दिस इज द मिडिल पार्ट. सो अपर पार्ट से जैसा कि एरोज यहाँ पे देखो आप ट्रेस करो. सो अपर पार्ट से जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है वो कहाँ ड्रेन कर रहा है वो प्री एंड पैरा एओटिक लिम्फ नोड्स में है या फिर ऐसा भी कह सकते हैं लिख सकते हैं कि एओटिक लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेगा. कहाँ से जो फंडस पार्ट ऑफ द बॉडी है तो फंडस से जो भी फंडस पार्ट ऑफ द बॉडी से जो भी लिम्फेटिक्स ड्रेन करेगा वो फाइनली प्री और पैरा एओटिक लिम्फ नोड्स में जाकर ड्रेन करेगा.
एंड लोअर पार्ट का अगर बात करें तो देखो यहाँ पे ये ट्रेस करो इन एरोज को, तो लोअर पार्ट या सर्वाइकल पार्ट ऑफ द यूट्रस से जो भी लिम्फ ड्रेन करेगा, सर्वाइकल पार्ट ऑफ द यूट्रस में बहुत अबंडेंट लिम्फेटिक सप्लाई है, तो सॉरी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। सो इतना अबंडेंट लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है वो देखो आपकी 2-3 लिम्फ नोड्स में ड्रेन कर रहा है। सर्वाइकल ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स जो हैं वो फाइनली ड्रेन करेंगे एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में। दिस इज द इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स, दिस इज द एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड्स। सो एक्सटर्नल और इंटरनल इलियक लिम्फ नोड्स में ड्रेन करेंगे एंड सम पोर्शन विल आल्सो बी ड्रेन इनटू ऑब्टरेटर लिम्फ नोड्स। और मिडिल पार्ट का अगर बात करें तो मिडिल पार्ट में यू कैन ट्रेस दिस, ये मिडिल पार्ट का ड्रेनेज जो है वो जनरली सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल लिम्फ नोड्स में ही ड्रेन होता है। तो मैंने जैसे सर्वाइकल पार्ट का बात किया है, अभी जब हम क्लिनिकल डिस्कस करेंगे तो उसमें सर्वाइकल कैंसर का बात करेंगे। तो सर्वाइकल कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल्स में, और उसका कारण ये है वो बहुत जल्दी स्प्रेड भी होता है, और उसका कारण ही ये है कि बहुत ज़्यादा अबंडेंट लिम्फेटिक जो है लिम्फेटिक्स सप्लाई एंड लिम्फेटिक सॉरी ड्रेनेज है सर्विक्स का। इस वजह से ये जो सर्वाइकल कैंसर है वो बहुत जल्दी जो है वो फैलता भी है और बहुत ज़्यादा डेडली भी होता है इन केस ऑफ फीमेल्स। नाउ मूविंग ऑन टू नर्व सप्लाई। सो नर्व सप्लाई में पैरासिम्पथेटिक और सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स दोनों ही अबंडेंस में जो है वो प्लेक्सस की तरह ही फॉर्म करके, नर्व प्लेक्सस हैं जो कि अलॉन्ग लेटरल बॉर्डर्स फॉर्म करके और यूट्रस को सप्लाई देते हैं, जिसमें 2 प्लेक्सस इंपॉर्टेंट है, द ओवेरियन प्लेक्सस एज वेल एज द इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो इन दोनों प्लेक्सस से ही नर्व सप्लाई जो है वो हो रहा है, बोथ पैरासिम्पथेटिक एंड सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स हो रहे हैं। अगर हम बात करें आपके सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स का तो T12 और L1 रूट वैल्यू, T12 एंड L1 रूट वैल्यू से सिंपथेटिक नर्व फाइबर्स जो हैं थ्रू ओवेरियन प्लेक्सस वो सप्लाई करेंगे यूट्रस को। और अगर पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स का बात करें तो रूट वैल्यूज विल बी S2 S3 S4, और वो थ्रू इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई देंगे यूट्रस को। अच्छा, पेन सेंसेशन का अगर बात करें तो पेन सेंसिटिव जो है वो मतलब ये पेन सेंसेशन दोनों ही नर्व सप्लाई कैरी करेंगे। रीजन के हिसाब से बस डिवाइड हो जाएगा कि अगर बॉडी ऑफ द यूट्रस की बात करें, बॉडी यानी अपर 2/3 की बात करें, तो अगर अपर 2/3 ऑफ द यूट्रस या बॉडी पार्ट ऑफ द यूट्रस का बात करें तो वहाँ से पेन सेंसेशन अगर कैरी करने का बात होगा तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स कैरी करेंगे। वेयर एज अगर सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स मतलब T12 और L1, और अगर लोअर सर्वाइकल पार्ट का बात करें, लोअर 1/3 पार्ट का, तो वहाँ जो पेन सेंसेशन है वो आपका पैरासिम्पथेटिक नर्व फाइबर्स कैरी करेंगे, दैट इज S2 S3 S4 थ्रू इंफीरियर हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस। तो दिस इज द नर्व सप्लाई ऑफ यूट्रस। नाउ टॉकिंग अबाउट हिस्टोलॉजी, तो यूट्रस में जब इंट्रोडक्टरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि 3 लेयर्स होते हैं मोटा मोटा, जो मैंने डिस्कस किया था, दैट इज़ द इनर मोस्ट इज़ द एंडोमेट्रियम, देन फॉलोड बाय द मिडिल लेयर दैट इज़ द मस्कुलर लेयर कॉल्ड एज मायोमेट्रियम, एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज़ द पेरीमेट्रियम। सो पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ये तो दिख ही रहा है। अच्छा, इन एंडोमेट्रियम जो है वो इनर मोस्ट लेयर है जो कि म्यूकोसल लेयर है, और जब फिजियोलॉजी में आप मेंस्ट्रुअल साइकिल को पढ़ेंगे डिटेल में तो आप ये पढ़ेंगे कि एंडोमेट्रियम जो है वो 3 साइक्लिक फेजेस में चेंजेस आते हैं इस एंडोमेट्रियम में, जो कि मतलब ये जो साइक्लिक फेजेस हैं वो क्या क्या हैं, जो उनके नाम, तो पहला प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरा प्रोजेस्टेशनल फेज और तीसरा मेंस्ट्रुअल फेज। तो ये 3 फेजेस में कुछ साइक्लिक चेंजेस आते हैं एंडोमेट्रियम में 28 डेज के साइकिल में, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में आप डिटेल में पढ़ेंगे। देन फॉलोड बाय एंडोमेट्रियम इज फॉलोड बाय और कवर्ड बाय द मायोमेट्रियम। तो मायोमेट्रियम भी जो है वो मायोमेट्रियम या मस्कुलर लेयर जो है वो 3 लेयर से बना हुआ है, जिसमें जो आउटर और इनर लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स का लेयर है। आउटर, दिस इज द इनर लेयर, दिस इज द आउटर लेयर। सो आउटर एंड इनर दोनों, जो इनर एंड आउटर दोनों जो लेयर्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स के बने हुए हैं, और जो बीच का लेयर है वो सर्कुलर मसल फाइबर का बना हुआ है, स्मूथ सर्कुलर मसल फाइबर, जिसको कि हम स्ट्रेटम वैस्कुलेयर भी कहते हैं। सो स्ट्रेटम वैस्कुलेयर इज द मिडल सर्कुलर सर्कुलर फाइबर्स से बना हुआ मस्कुलर लेयर है, जो मायोमेट्रियम का मिडिल लेयर है। और मायोमेट्रियम का अगर और डिवीजन का बात करें तो मायोमेट्रियम में भी 3 लेयर्स हैं, 2 आउटर और इनर जो लेयर्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनल फाइबर्स से बने हुए हैं, और मिडिल वन इज द स्ट्रेटम वैस्कुलर दैट इज कंपोज्ड ऑफ सर्कुलर मसल फाइबर्स, एंड द जो मोस्ट आउटर लेयर है, आउटर कवरिंग, दैट इज द सेरस मेम्ब्रेन, दैट इज द सेरोसा, और वो कहलाता है पेरीमेट्रियम। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ यूट्रस। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ यूट्रस। क्लिनिकल एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अलग अलग स्लाइड्स में इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रेट्रोवर्टेड यूट्रस का बात करते हैं। रेट्रोवर्टेड यूट्रस जो है वो पोजीशन जो कि हमने पढ़ा था यूट्रस में,
जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको, नॉर्मल, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड यूट्रस था जो हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में यूट्रस में। अब व्हाट इज रेट्रोवर्जन? इफ द यूट्रस कम्स इन स्ट्रेट लाइन और फॉलोज द स्ट्रेट लाइन ऑफ द वजाइना, जो वजाइना का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस था, उस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर यूट्रस का पोजिशनिंग हो जाता है तो दैट इज टर्म्ड एज रेट्रोवर्टेड यूट्रस। सो ये जो रेट्रोवर्जन है ये कई तरह के सिम्टम कॉज करता है, जैसे डिस्पेरोनिया मीन्स पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये और भी कई सिम्टम्स, और भी कई क्लिनिकल, जैसे कई बार जो है वो फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस भी हो सकते हैं ये माल पोजिशनिंग ऑफ द यूट्रस की वजह से। सो रेट्रोवर्टेड यूट्रस का मतलब कि जब अलॉन्ग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द वजाइना यूट्रस जो है वो स्ट्रेट लाइन में फॉल करे। देन एक और टर्म यहाँ पे दिख रहा है रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस। तो जैसा कि ये एंटी फ्लेक्शन का बात था, तो एंटी फ्लेक्शन की जगह आप देख रहे हो कि ये टोटल एंटी फ्लेक्शन जो एंगल था वो टोटली अपोजिट साइड में यूट्रस जो है वो पोजीशनड है, तो दिस इज नोन एज रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस। यहाँ पे देखो जो एंगल ऑफ एंटीवर्जन था वो तो मेंटेन्ड है, बट जो बॉडी पार्ट ऑफ द यूट्रस है वो टोटली अपोजिट साइड में हो गया है। नॉर्मली जो पोजीशन होता है एंटी फ्लेक्शन की जगह रेट्रोफ्लेक्शन हो चुका है उसका। सो रेट्रोफ्लेक्स्ड यूट्रस जो है, दिस इज ऑल्सो अ माल पोजिशन ऑफ द यूट्रस लीडिंग टू मेनी डिफरेंट सिम्टम्स। ये सारा डिटेल्स आप गायनेकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के ब्रीफ के लिए पोजीशंस के बारे में जानना ज़रूरी है। एंड लास्टली जो एक और माल पोजिशनिंग हो सकती है यूट्रस का, दैट इज़ द रेट्रोवर्टेड एज वेल एज रेट्रोफ्लेक्स्ड, मतलब कि जैसा यूट्रस ऑलरेडी जो नॉर्मल पोजिशन है उससे टोटली डिफरेंट। सो देखो यहाँ पे एंगल ऑफ एंटीवर्जन एंड एंगल ऑफ एंटी फ्लेक्शन दोनों ही जो है वो टोटली अपोजिट चेंज हो चुका है। और ये जो देखो पोजीशन है, तो यू कैन इमेजिन कि ये कितना ज़्यादा मतलब ये पीछे रेक्टम की तरफ पोस्टीरियरली पूरा यूट्रस जा चुका है। तो इन दिस केस जो कंडीशंस हो सकते हैं, दैट में भी फीमेल जो है वो कंसीव करेगी तो फ्रीक्वेंट अबॉर्शंस हो सकते हैं, डिस्परोनिया हो सकता है। देयर आर वेराइटी ऑफ सिम्टम्स जो कि कई और कंडीशंस हैं, डिजीज कंडीशंस जो इससे एसोसिएटेड हो सकती हैं। सो ये आप गायनेकोलॉजी में डिटेल में पढ़ोगे। सो पोजीशंस के हिसाब से रेट्रोवर्जन में आप इतना डिटेल आपके लिए जानना ज़रूरी है कि 3 माल पोजीशंस हो सकते हैं। वन इज़ रेट्रोवर्जन and the other one is the retroflexion, and the third one is the combined retroverted as well as retroflexed uterus. Now moving on to the next पैथोलॉजी, दैट इज़ द प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। सो फिगर में देखो दिख रहा है, नॉर्मली जो है ये एंटीफ्लेक्स जो एंटीवर्टेड यूट्रस है, एंड अगर ये यूट्रस जो है मान लो कि रेट्रोवर्टेड यूट्रस है, तो वहाँ रेट्रोवर्जन की वजह से ही ये कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन अपन डिस्कस करें दैट इज़ द प्रोलैप्स, वो प्रोलैप्स का कंडीशन डेवलप हो सकता है। प्रोलैप्स का मतलब है कि प्रोलैप्स जब टर्म कहीं पढ़ोगे तो कोई भी विसरा अगर जो अपना नॉर्मल सिचुएशन या पोजिशनिंग है उससे कहीं बेयरिंग डाउन या नीचे डाउनवर्ड्स कहीं शिफ्ट होता है थ्रू एन नॉर्मल और अब नॉर्मल ओपनिंग, तो वो प्रोलैप्स टर्म कहलाता है। सो इन दिस केस आप देख रहे हो कि वजाइनल ओपनिंग के थ्रू ही, वजाइनल ओपनिंग में ही इन्वेजिनेट कर रहा है यूट्रस, गेटिंग इट? तो ये जो इन्वेजिनेशन है यूट्रस का विद इन द वजाइना, यही कहलाता है प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। ये 4 ग्रेड्स में होता है, ये भी आप चारों ग्रेड्स डिटेल में गायनेकोलॉजी में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना टर्म याद रखें या डिफाइन करने के लिए ध्यान रखें कि व्हेन द यूट्रस पासेस डाउनवर्ड्स इनटू द वजाइना इन्वेजिनेटिंग इट, देन द टर्म या द डिजीज कंडीशन इज कॉल्ड एज प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस। Now next we move on to the intrauterine contraceptive devices, IUCDs या IUDs के बारे में बात करते हैं। तो बहुत फिगर से ऐसा साफ समझ में आ रहा है कि कोरोनल प्लेन पे अगर देखो जो ट्रायंगुलर जो बॉडी या यूट्राइन कैविटी है, ट्रायंगुलर यूट्राइन कैविटी, उसमें टी शेप्ड में एक ये IUD है जो कि कॉपर टी के नाम से बहुत कॉमन है, पहले भी सुना होगा। तो ये IUD इंसर्ट कर देते हैं थ्रू वजाइना, और ये इंसर्ट करने का सिर्फ एक लॉजिक होता है कि जो फर्टिलाइज्ड ओवम है वो फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट नहीं हो पाए। इम्प्लांटेशन का जो साइट है वहाँ पे अगर हमने कोई फॉरेन बॉडी डाल दिया तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन पॉसिबल नहीं होगा उस फर्टिलाइज्ड ओवम का, सो जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कैरी नहीं हो पाएगा। तो ये एक इंट्रा यूट्राइन जैसा नाम आ रहा है, तो यूट्रस के अंदर ही एक डिवाइस जो है वो फिक्स कर देते हैं, जिसकी वजह से कंट्रासेप्शन जो है वो हो सकता है, यानी कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। तो सो टू अवॉइड प्रेगनेंसी दीज intrauterine contraceptive devices is inserted through the vagina into the uterine cavity. So 2 तरह की होती हैं, टी शेप्ड IUDs पुरानी हैं, और आजकल जो है कुछ हार्मोनल IUDs होती हैं जो कि काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको कंट्रासेप्शन प्रोवाइड करती हैं फीमेल्स को।
नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टर्म दैट इज़ द सिजेरियन सेक्शन. सिजेरियन सेक्शन भी बहुत कॉमन है, बहुत बार सुना होगा. बेबी जब कभी नॉर्मली थ्रू वजाइनल कनाल डिलीवर नहीं हो सकता, ये देखो नेचुरल डिलीवरी दिख रहा है यहाँ पे कि बेबी जो है वो थ्रू वजाइनल कनाल डिलीवर हो रहा है. लेकिन जब ऐसा किसी भी कंडीशन में, कई कंडीशंस होती हैं, कई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिस की वजह से नॉर्मल डिलीवरी या नेचुरल डिलीवरी जो है वो फीजिबल नहीं होता, तो बच्चे को या मदर को खतरा हो सकता है, डेंजर हो सकता है. तो उस केस में सी सेक्शन या सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं. सिजेरियन सेक्शन जैसा कि दिख रहा है देखो कि सुपरफिशियली एब्डोमेन में एक सेक्शन करके एक सेक्शन लगा के, और उसके बाद ये सेक्शन सिजेरियन सेक्शन भी जो है वो डिटेल में आप ऑब्स्टेटिक्स में पढ़ोगे. ये लॉन्गिट्यूडनल भी हॉरिजॉन्टल भी स्लिप कट लगाते हैं थ्रू जो है वो एब्डोमेन जाते हैं और अब एंटी एब्डोमिनल वॉल को कट आउट करते हुए उसके बाद यूट्रस का वॉल को कट आउट करते हैं और देन बेबी को डिलीवर कराते हैं, जैसा कि यहाँ दिख रहा है. तो ये जो सिजेरियन सेक्शन, ये जो नेम है, ये टर्म इटसेल्फ, ये रोमन एम्परर जूलियस सीजर, विलियम शेक्सपियर का आपने ज़रूर पढ़ा होगा जो प्ले था जूलियस सीजर. तो जूलियस सीजर ये जो रोमन एम्परर था उसका डिलीवरी भी ऐसा ही सिजेरियन सेक्शन से हुआ, ऐसा मानते हैं, ऐसा लिखा है शेक्सपियर ने. सो उसी के उस रोमन एम्परर के नाम से ही यह सिजेरियन सेक्शन नाम पड़ा है. दिस इज़ अ मोड ऑफ डिलीवरी, दिस इज़ सर्जिकल मेथड ऑफ डिलीवरी, जिसके मतलब जिससे चाइल्ड बर्थ जो है वो वजाइना से अगर पॉसिबल नहीं है तो एक और तरीका है जिससे कि चाइल्ड बर्थ हो सकता है. And now moving on to hysterectomy. Hysterectomy ये also it is also a surgical procedure, and this procedure hysterectomy अगर इसकी definition में बात करें तो that is the removal of the uterus. This removal can be total, this removal can be partial. तो ये जो total या partial removal है दिख रहा है आपको, जैसा कि total, this is the total removal of the uterus and this is the partial, that is the only removal of the body part of the uterus. So जो ये total या partial removal हो सकता है, इस पूरे रिमूवल को हिस्टेरेक्टोमी कहते हैं. और अगर किसी सेक्शन को या किसी पोर्शन को यूट्रस में कट लगा के हटाते हैं या सर्जरी करके हटाते हैं तो दैट टर्म इज़ नोन एज हिस्टेरोटोमी. दैट इज़ ओपनिंग अप ऑफ यूट्रस इज टर्म्ड एज हिस्टेरोटोमी एंड रिमूवल ऑफ द यूट्रस इज टर्म्ड एज हिस्टेरेक्टोमी. Now one more term we have is that is hysterosalpingography. Hysterosalpingography जो है ये एक इमेजिंग टेक्निक है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है. यहाँ पे देखो एक रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक है. तो यहाँ पे इस अगर फिगर में देखो तो ये थ्रू वजाइना, यहाँ पे हम पहले एक डाई इंजेक्ट करते हैं, रेडियो ओपेक डाई होता है. ये रेडियो ओपेक डाई जब हम इंजेक्ट करते हैं तो इस डाई को इंजेक्ट करने के साथ ही हम रेडियोलॉजिकल विजुअलाइजेशन करते हैं यूट्रस का, कि जो यूट्राइन कैविटी है एज वेल एज द फेलोपियन ट्यूब्स का अगर बात करें तो उसका पेटेंसी कैसा है, और यूट्राइन कैविटी का पेटेंसी फेलोपियन ट्यूब्स का पेटेंसी कैसा है, एंड यूट्राइन कैविटी जो है वो कैसी है, तो कहीं कोई हिंड्रेंस, कहीं कोई रुकावट तो नहीं है. तो इस चीज़ को हमने ये टर्म पहले भी डिस्कस किया है फेलोपियन ट्यूब्स में कि उसकी पेटेंसी चेक करने के लिए हम हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी करते हैं. तो सिमिलरली वो जो हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी है वो जैसा कि हम यूट्राइन ट्यूब्स का पेटेंसी चेक कर रहे थे, वैसे हम यूट्राइन कैविटी का भी मतलब उस कैविटी को भी पूरी तरह से विजुलाइज कर सकते हैं कि भाई उस कैविटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. सो दैट अगर इन केस ऑफ स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी अगर इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है तो किस वजह से नहीं हो रहा है, उसके लिए एनाटॉमिकल कोई डिफेक्ट तो नहीं है, उसको चेकआउट करने के लिए ये रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक यूज़ करते हैं, विच इज़ वेरी कॉमन अमंग द गायनेकोलॉजिस्ट्स. एंड देन मूविंग ऑन टू कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, जो मैंने लिम्फेटिक्स वाले स्लाइड में बात किया था. कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स जो है बहुत कॉमन है. इट कंप्राइजेज ऑफ 11% ऑफ ऑल कार्सिनोमास इन फीमेल्स. तो 11 मतलब जितने भी कार्सिनोमास फीमेल में हो सकते हैं उसमें से 11% कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स जो है वो अकेला कॉज मतलब होता है 11% फीमेल्स में. एंड सेकेंड मोस्ट कॉमन जो है दैट इज़ द ब्रेस्ट कैंसर. अब कई जगह आप ऐसा भी सुनते हो, कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर इज़ वेरी कॉमन अमंग फीमेल्स, बट अपार्ट फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर तो सिर्फ 8% ऑफ द मेलिग्नेंसीज जो है वो कॉज करता है. 11% जो है वो सर्वाइकल कैंसर या कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स जो है वो कॉमन है. और इसका रीज़न भी है, ये मैलिग्नेंट ग्रोथ यहाँ ही कॉमन इसलिए है बिकॉज हमने बात की थी
कि बहुत ज़्यादा अबंडेंस में यहाँ पे लिम्फेटिक्स जो है वो लिम्फेटिक ड्रेनेज है, बहुत लिम्फेटिक्स है, तो जितने ज़्यादा लिम्फ नोड्स हैं उतना ज़्यादा ही कार्सिनोमा जो है वो स्प्रेड होने में मतलब ईजी होता है। हेमाटोजेनस और लिम्फेटिक्स दो रूट से कार्सिनोमा स्प्रेड होता है कहीं भी किसी भी ऑर्गन या टिश्यूज़ या विसरास में। तो यहाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा अबंडेंट लिम्फेटिक्स है, इस वजह से ये कार्सिनोमा बहुत कॉमन है। बॉडी का कार्सिनोमा, बॉडी ऑफ द यूट्रस का इज़ वेरी लेस फाउंड। सो अगर होता भी है तो वो जनरली कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स का जो है वो एक्सपेंशन ही है, कि कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स जो है वो मतलब स्प्रेड होके ही बॉडी को जाके बॉडी ऑफ द यूट्रस को अफेक्ट करता है। लास्टली जो टर्म हमारे पास है दैट इज़ फाइब्रोमायोमा और फाइब्रॉइड्स। तो फाइब्रोमायोमा एज द नेम इट सेल्फ सजेस्ट, और फाइब्रॉइड्स जैसा कि नाम है कि ये एक बेनाइन ग्रोथ्स हैं जो कि आपको बहुत कॉमनली बॉडी ऑफ द यूट्रस में देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि यूट्राइन बॉडी में ही बहुत कॉमनली देखने को मिलते हैं। और जो 3 लेयर्स हमने पढ़ी थी, तो जैसा कि यहाँ पे नाम है, तो ये सारे डिटेल्स गायनोकोलॉजी में पढ़ोगे बेटर, बट नेम्स याद रखने के हिसाब से कि इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं, सब सेरस फाइब्रॉइड्स क्या होते हैं। सो इंट्राम्यूरल मीन्स विद इन द मस्कुलर लेयर, जो विद इन मायोमेट्रियम जो फाइब्रॉइड्स होंगे दैट इज़ इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड्स, इट इज़ मोस्ट कॉमन। देन फॉलोड बाय सब म्यूकोसल फाइब्रॉइड्स जो कि सेकेंडली कॉमन होते हैं। जो सब म्यूकोसल का मतलब जो मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम के बीच में जो मिलते हैं, यानी टूवर्ड्स एंडोमेट्रियम जो है दैट इज सब म्यूकोसल, यानी म्यूकोसल लेयर से ठीक पहले सब म्यूकोसल। एंड द लास्ट वन इज द सब सेरस, यानी सेरस जो आउटर लेयर है उसके जस्ट नीचे जो फाइब्रॉइड्स होंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज सब सेरस फाइब्रॉइड्स। सो ये लोकेशन के हिसाब से इनका नाम है इंट्राम्यूरल, सब म्यूकोसल एंड सब सेरस फाइब्रॉइड्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ फाइब्रॉइड्स। एंड फाइब्रॉइड्स क्या है, ये बेनाइन ग्रोथ्स हैं, ये फाइब्रोमायोमाज हैं जो कि बॉडी ऑफ द यूट्रस में ज़्यादा कॉमन होते हैं, सर्विक्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट यूट्रस. That is all for today. Thank you so much. And in next lecture we will move on to the next internal genital organ, that is the vagina. So till then, stay home, stay healthy, take care.